नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा तेज हो गया है और यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा जो है वो जारी है। केशव प्रसाद कानपुर में आज प्रचार करेंगे, तो वहीं ब्रजेश पाठक इटावा, कन्नौज और औरैया में रैली करते हुए नजर आएंगे। तो बताना चाहेंगे कि निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। निकाय का दूसरा चरण है और ब्रजेश पाठक के इटावा और औरैया में जनसभा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से टीएन मिश्रा। तो टीएन, धुआंधार प्रचार प्रसार होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से, तो ये कहने की जरूरत नहीं है, समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव की अगर लड़ाई तो किसका जोश हाई। मनीषा सही कर रही है, बीजेपी निकाय चुनाव में सबसे अव्वल इसलिए साबित हो रही है कि उसकी जोर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक खुद जो है सभी जगह लगे हुए हैं। सारे मंत्रियों को जिन्होंने जिम्मेदारी सौंप रखी है और इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी लगातार लगे हुए हैं। तो कुल मिला के है कि भाजपा के सारे दिग्गज नेता लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं। अभी क्या है कि आज तो खैर सीएम योगी चले गए कर्नाटका चुनाव में, तो वो 2 दिन साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार की शुरुआत खुद से सीएम योगी ने की थी और उन्होंने गोरखपुर, मऊ और जो है उस इलाके के जितने भी जिले हैं 6-7 जिलों ने कवर किए थे। तो अब क्या माना जा रहा है, ब्रजेश पाठक और 2 दिन जो है ये केशव मौर्य कमान संभालेंगे और बाकी इनके मंत्री जिनको सारे जिलों सौंपे गए हैं अपने अपने जिलों में लगे हुए हैं। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य है कि जो 9 मंडलों के 38 जिले हैं, इनका जो 11 मई को होने वाला चुनाव है, अभी पहले फेज में क्या मतदान का परसेंट कम रहा है, तो अब नेताओं का जोर ये भी है कि यहाँ परसेंटेज जो है वो वोटर का बढ़े और ये डिमांड कर रहे हैं, अपने लोग कार्यकर्ताओं से मेहनत करा रहे हैं कि लोगों को घर से निकालें ताकि वोटर बूथ तक पहुँचे और वोट का प्रतिशत बढ़ सके। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के प्रचार प्रसार में और अगर 2017 के प्रचार की बात कर ली जाए तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या समझ में आ रहा है? देखिए 2017 में जो प्रचार इस स्तर का नहीं था, जहाँ लड़ाई इस स्तर की थी, लेकिन अब क्या है कि ये सबने अपनी पार्टी ने, चाहे विपक्ष हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अब सभी चाहते हैं कि इसको जो है लोकसभा के चुनाव के पहले एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जाए और जो है कम से कम सबको जितनी सीटें मिलेंगी उससे आगे लोकसभा की उनकी जो है दावेदारी भी तय होगी। कारण क्या है कि जो विपक्ष है आपस में अभी सामंजस्य नहीं कर पाया है, अभी एक मंच पे नहीं पहुंच पाया है, इसलिए सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का क्या है, वो यूनाइट है और भाजपा का इतना कैडर इतना बड़ा है कि वो जो है लगातार पहले भी बहुमत था उसका और फिर नया बहुमत पाया काम को कोशिश कर रही है। और दूसरी एक चीज़ क्या है, अब उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, हर जगह उनका यही कहना होता है कि अगर नगर निगम और नगर पालिका में भी हमारे लोग आएंगे तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और हम डेवलपमेंट और तेजी से करेंगे। तो ये है कि 17 में अपेक्षा ये 2023 का चुनाव जो है टोटल डिफरेंट है और इस बार जो है मुद्दे दूसरे हैं। अब विकास का मुद्दा भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास को लेकर के और जो लॉ एंड ऑर्डर, 2 मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। भले ये गली कुल्ले नाली और कुचे और सफाई के चुनाव माना जाता हो, लेकिन भाजपा इसको उस स्तर के बजाय और ऊपर उठाकर देख रही है और भाजपा लगातार इसको जो है कानून व्यवस्था, नगर निगम के चुनाव में कानून व्यवस्था की बात करती है, नगर निगम चुनाव में वो जो बात कर रही है कि हमारा डेवलपमेंट क्या है, तो इन मुद्दों को लेकर के भाजपा काफी आगे निकल गई है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और भाजपा काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव भले ही छोटा हो लेकिन भाजपा इसे काफी ज्यादा गंभीरता से ले रही है और तभी भाजपा के दिग्गज बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी एकदम सही है, भाजपा के सारे दिग्गज सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम, सारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री सब जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सबको जिम्मेदारी बहुत पहले सौंप दी थी इन लोगों ने कि किसको कहाँ क्या क्या देखना है। जो जहाँ के नोडल हैं वो सब लगातार लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता इनके लगे हुए हैं, सारे जो है भाजपा संगठन के लोग लगे हुए हैं। तो भाजपा चुनाव को बहुत बड़े उस पर देख रही है और लोकसभा की तैयारियों को मद्देनजर ही देख रही है। इसी बहाने वो सब घर घर पहुंच रही है, इसी बहाने जिन लोगों ने टच नहीं थे उनको भी टच कर रही है।
तो उनके कार्यकर्ता वहां भी पहुंच रहे हैं। तो भाजपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसी बहाने पहुंच जाएं उन तक और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और जिस तरह से भाजपा लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, कहीं ना कहीं क्या आपको भी ये लगता है कि विपक्ष का जो प्रचार प्रसार है और जो उनकी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही हैं? ये जरूर है, सही करें। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस प्रचार से पूरी तरह दूर हैं। उन्होंने से अपने जो है नीचे के कार्यकर्ताओं को और जो है जो कैडर के बीच के लोग उनको लगा रखा है। अखिलेश यादव जरूर थोड़ा जो है खुद फील्ड में उतरे हैं और वो जो है जगह अभी नगर निगम चुनाव में लखनऊ में देखा गया कि अखिलेश यादव आए और मेट्रो से भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन बाकी कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के नेता जो क्षेत्रीय नेता चल रहे हैं और उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष तक सीमित है। खुद जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो उनका कहना है कि हम जो है गली कूचों का चुनाव है तो नेता स्थानीय है, वो लड़ेंगे। तो ये क्या है कि इन लोगों की विपक्षियों का जो है उतनी स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं है जिस तरह भाजपा कर रही है। भाजपा एकदम यूनाइट होकर नीचे से ऊपर तक एकजुट होकर काम कर रही है, जबकि विपक्षियों में भी यूनाइट हैं और वो बिखरे हुए हैं। दूसरा, उनका प्रचार उस स्तर का नहीं है जो भाजपा का है। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो कहा जा सकता है कि इसका काफी ज्यादा एक अच्छा असर, एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है आगामी समय में। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक परिणाम। पिछली बार भी भाजपा का पलड़ा भारी था और इस बार भी चुनाव प्रचार से तो यही लग रहा है कि भाजपा का पलड़ा भारी होगा। अब ये जरूर है, वोटर की संख्या कम हो जाने से जो वोटिंग लिस्ट से बहुत लोगों के नाम नहीं है, इससे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और भाजपा इससे विपक्ष के जो है उस पर निशाने पर भी है। इसको लेकर के कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। सपा ने भी कहा है हम कोर्ट से, कांग्रेस ने हाईकोर्ट की कमेटी बनाने की मांग की है। सपा ने खुद चुनाव आयोग से मिलकर के जो है अपना विरोध जताया है कि जानबूझ के नाम काटे गए हैं। लेकिन भाजपा के ऊपर कोई असर नहीं है। भाजपा लगातार अपनी गति से काम कर रही है। उनके नेता लगातार फील्ड में अपना प्रचार कर रहे हैं और वो इन चीजों से अलग होकर के फील्ड में कार्यकर्ताओं से और के जरिए लोगों तक पहुंचने के काम में लगी है। जी मीनाक्षी। ठीक है टीएन मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी ज्यादा तेज होता हुआ और दिग्गज नेता आज अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे और रोड शो करते हुए, रैलियां करते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर बताना चाहेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, भूपेंद्र चौधरी भी हापुड़ बुलंदशहर में सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, भूपेंद्र चौधरी हापुड़ बुलंदशहर में सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। तो जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी कमान बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी है। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी भी आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे और मिशन पश्चिम के दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी। और हापुड़ से अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमन, मिशन पश्चिम पर हैं भूपेंद्र चौधरी, कार्यकर्ताओं से आज संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं बता दूं कि जैसे जो है निकाय चुनाव का बिगुल बजा है और दूसरे चरण में यहाँ पे जो है मतदान होना है, तो उसी पर लगातार बीजेपी अपने जो है लगातार दौरे कर रही है। और यहाँ पर जो है कल जो सीएम जो यहाँ पर आए थे और आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं से जो है संवाद करेंगे और उनको जो है मूल मंत्र देंगे। लेकिन लगातार जैसे ही नगर निकाय चुनाव है, अब से 10 साल पहले कोई नगर निकाय चुनाव को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है और विकास के मुद्दे, विकास पर बीजेपी यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है और विकास के मुद्दों को बढ़ चढ़कर भी यहाँ पर लोगों को जन जन तक पहुंचा रही है। तो विकास को लेकर ये नगर निकाय चुनाव एक अहम चुनाव बन चुका है और उसके बाद ही यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो चेहरे हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या उप मुख्यमंत्री हो, और जो सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री आने का भी जो है अनुमान बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री भी जनपद में आएंगे। जी बिल्कुल अमन, तो जैसा कि आपने भी बताया कि आज से सालों पहले कोई नहीं जानता था इस छोटे चुनाव के बारे में और अब जिस तरह से भाजपा ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम आगामी समय में जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मनीषा, देखिए इसका परिणाम भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है और लगातार योगी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस पर लगातार कार्य भी कर रहे हैं। और जैसे बात करें भूमाफियों का, उनका केवल कहना यही है और केवल वो अपनी सभाओं में एक विशेष बात को लेकर चलते हैं कि यदि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
तो लगातार ऐसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इसी वजह से विकास का भी ये मुद्दा जो है बीजेपी इसको बार बार जन जन तक और घर घर तक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल अमन, तो जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होना है, कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि मूल मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं भूपेंद्र चौधरी आज। बिल्कुल, देखिए जैसे यूपी में नगर निकाय चुनाव है और सेकंड फेज में यहाँ पर चुनाव होना है, तो लगातार यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ जो है दौरे हो रहे हैं और कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एक मिलन समारोह रखा गया है और उसमें जो है कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को और जीत का मूल मंत्र भी जो है भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर देंगे। जी बिल्कुल, तो जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं और इस तमाम जानकारी के लिए मैंने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे और संवाद के दौरान जीत का मूल मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी, जिनकी आज हापुड़ और बुलंदशहर में सभाएं हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम अपडेट आ रहा है इस वक्त का सामने। सपा नेता शिवपाल सिंह भी आज जनसभा करेंगे और सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के लिए जनसभा करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करेंगे शिवपाल। तो इस वक्त की एक और अहम जानकारी, सपा नेता शिवपाल सिंह भी आज जनसभा करेंगे और सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के लिए वो जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर विपक्ष भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष की तैयारियां भी तेज नजर आ रही हैं। जनसभा को संबोधित आज करेंगे शिवपाल और सपा नेता शिवपाल सिंह आज जनसभा करेंगे। सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के लिए जनसभा करते हुए नजर आएंगे शिवपाल सिंह। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता दें। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है ये बड़ा अपडेट। गैंगस्टर मामले में आज फैसला आ सकता है और 2010 में कपिल देव सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं मुख्तार, तो जिन पर आज फैसला आ सकता है और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में आज आ सकता है फैसला। 2010 में कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं जिन पर आज फैसला आ सकता है और गैंगस्टर मामले में आज फैसला संभव है। बताना चाहेंगे कि 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और उसके मुख्य आरोपी हैं मुख्तार और इसी मामले में आज अहम फैसला सुनाया जा सकता है। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2010 में कपिल देव हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं मुख्तार अंसारी, जिन पर आज गैंगस्टर मामले में फैसला आ सकता है। वही अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र और लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र और लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद हैं और 1 राइफल, डबल बैरल और रिवॉल्वर का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र और लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद हैं अफजाल अंसारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद कश्यप। तो प्रमोद, अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गए हैं और दूसरी तरफ वहीं मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई। प्रमोद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो प्रमोद से फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि अंसारी ब्रदर्स की मुश्किलें आज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र और लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी पर भी आज अहम फैसला आना है और बताना चाहेंगे कि 3 शस्त्र और लाइसेंसों को आज निरस्त कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद है और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं प्रमोद कश्यप, उनका रुख कर लेते हैं। तो प्रमोद, क्या अब आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? प्रमोद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो प्रमोद से फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। अफजाल अंसारी के 3 शस्त्रों और लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद है अफजाल, और 1 राइफल, डबल बैरल और रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तो दोनों अंसारी ब्रदर्स की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और न केवल अंसारी ब्रदर्स की, बल्कि अगर अंसारी परिवार की बात की जाए तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। और गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में अफजाल अंसारी बंद है, और 1 राइफल, डबल बैरल और रिवॉल्वर का लाइसेंस आज जब्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद है अफजाल अंसारी, जिनके 3 शस्त्र के लाइसेंस आज निरस्त किए गए हैं। तो प्रमोद का फिर से रुख कर लेते हैं। प्रमोद, क्या अभी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी मनीषा, बिल्कुल प्रमोद, तो जिस तरह से 1 राइफल, डबल बैरल और रिवॉल्वर का लाइसेंस अफजाल अंसारी का निरस्त हो चुका है, जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ आज मुख्तार अंसारी पर भी अहम फैसला आना है। कहा जा सकता है कि अंसारी ब्रदर्स की मुश्किलें थमने का नाम लेने नहीं वाली हैं, और अंसारी खानदान की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। मैं बता दूं, 2 मामला जो है कि 2009 का 2 मामला है था, जिसमें कि एक मोहम्मदाबाद थाने का मामला था और दूसरा करंडा थाना का सुवापुर से कपिल देव हत्याकांड का मामला था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। उसमें जो है कि 307 का जो है कि सोनू यादव को उसमें आरोपी बनाया गया था, जिसमें सोनू यादव बरी हो चुका है। और इसके बाद जो है 120 के तहत जो है कि मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। 302 के मुकदमे में दर्ज किया गया था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी उसमें बरी हो चुके हैं। और कल जो मनीषा बताऊं मैं कि कल शुक्रवार को जो है कि पुलिस यहाँ के सांसद अफजाल अंसारी के आवास पे पहुंची थी, और जो कि 3 सहस्त्र लाइसेंस उनका रद्द कर दिया गया था। वहाँ पे जो है कि पूर्व विधायक जो है कि पूर्व विधायक सिला अंसारी और उनके बेटे जो है कि मन्नू अंसारी और सुहेल अंसारी वहाँ पे मिले थे, उनसे पूछताछ किया था उन्होंने जो शर्त के बारे में, लेकिन उन्होंने अनभिज्ञता जताई। इसके बाद जो है कि घर की तलाशी ली, वहाँ पे जो है कि अफजाल की पत्नी जो है कि फरहत अंसारी भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि इस बारे में उन्होंने अनिश्चितता जताई थी। और आपको ये बताओ कि 19 अप्रैल को जो है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को जो है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हो चुकी है। जी मनीषा, बिल्कुल। तो प्रमोद, जिस तरह से आज एक और अहम फैसला आना है मुख्तार अंसारी में, ऐसे में गाजीपुर में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है कि किसी तरह की कोई हिंसा की खबरें सामने ना आए। जी मनीषा, पुलिस बंदोबस्त में पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी तरह का कोई भी मतलब अनहोनी ना हो सके। इसके लिए जो है कि पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से साफ चौबंद किया गया है, और इस तरह से जो है कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का जो है कि यहाँ पर जो है कि सुनवाई आज होनी है। ठीक है प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रमोद ने तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, और जब भी कोई अहम फैसला आता है तो उसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, और उसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन किस हद तक सक्रिय है ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उधर चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर है। 9 मई तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट बता दें, 9 मई तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं, और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश हो सकती है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 मई तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं, और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो चारधाम यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, और यात्रा पर बारिश का सितम जो है वो लगातार देखा जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर नवीन शुक्ला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवीन, जिस तरह से जो यात्रा है उस पर लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है और बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से सतर्क रहने की अपील की जा रही है यात्रियों से? जी मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं मौसम साथ ना देने की वजह से लगातार जो है बीच बीच में जो चारधाम यात्रा है वह बाधित हो रही है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 9 तारीख तक का अलर्ट जारी किया है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही लगातार जो शासन और प्रशासन है वह जो है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है।
साफ तौर पर अगर केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो अभी जो केदारनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रोक दिया गया है। केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ वही यात्री केदारनाथ धाम यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और जो यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वहां पर चारधाम यात्रा मार्गों पर लगाई गई हैं और व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए एसडीआरएफ टीम की, तो एसडीआरएफ टीम लगातार जहां पर जो बर्फबारी हुई है वहां पर रास्ता खोलने का भी काम कर रहा है। तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग अपनी जो एडवाइजरी है लगातार जारी करता रहता है। मौसम विभाग साफ तौर पर यात्रियों को भी अभी निर्देश दिया है कि मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड में आए और चारधाम यात्रा पर जाएं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन और प्रशासन है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो समय समय पर जो अधिकारी हैं उनसे जो भी वहां का फीडबैक है उसको भी ले रहे हैं। तो शासन और प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है जो यात्री जो उत्तराखंड आ रहे हैं, जो चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरी तरीके से यात्रा को लेकर तैयार है और जो भी अगर तैयारी के साथ ही यात्रियों से अपील करने की भी बात लगातार की जा रही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब हो रहा है। अगर केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो इसको लेकर शासन और प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट हैं और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तो अलर्ट मोड पे है सरकार भी और प्रशासन भी, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है लगातार और मौसम खराब बना हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि बद्रीनाथ में भी चट्टान गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के सामने। जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मौसम जरूर खराब है और लगातार अगर बात की जाए तो यात्राओं में व्यवधान जरूर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है और जो शासन है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार मार्गों की मॉनिटरिंग कर रही है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जिन स्थानों पर अगर ऐसी कोई समस्या आती है उससे पहले ही जो यात्रियों का जो आवागमन है उसे रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक कई बार कमी देखने को मिली है, लेकिन इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं, खुद वो यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी यह निर्देशित किया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही अगर रहने की व्यवस्था, कैंपों की व्यवस्था की जाए तो पर्याप्त मात्रा में कैंपों की व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है इस बार की चारधाम यात्रा में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता टीवी भी आपसे अपील करती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए ही चारधाम यात्रा पर निकले। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।